हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मैं स्टॉक्स को वैल्यू करता हूं। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसके एंड में वैल्यूएशन ज़रूर डालता हूं किसी भी कंपनी एनालिसिस में, और आखिरी में उसे बताता हूं कि कितनी मुझे वैल्यू नज़र आती है। तो इस वीडियो में मैं अपने वैल्यूएशन के बारे में जो है थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और साथ साथ मैं वैल्यूएशन के बारे में क्या सोचता हूँ इस बारे में बात करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी से भी बात करेंगे कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो वो बोलेगा कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जिसके ऊपर जो है स्टॉक हमें एक्सपेंसिव बोलेंगे, और जिसके नीचे जो है स्टॉक को बोलेंगे कि चीप है। तो अगर कोई कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है तो वो जो है एक अट्रैक्टिव बाय है, और अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नज़र आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र आती है, तो वो एक सेल सिग्नल है। लेकिन मैं पर्सनली जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये सब जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं एक्चुअली पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि कंपनीज़ अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड करती रहती हैं और सालों तक ट्रेड करती रहती हैं। और काफ़ी कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर जो है ट्रेड करती रहती हैं, और आप जो है बहुत जल्दी उसे एग्ज़िट कर जाते हैं। तो जो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उन्हें होल्ड करना एक्चुअली एक आर्ट है मोर देन अ साइंस। तो इसका कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है कि आपने XYZ ऐसे कर लिया और आप जो है अच्छा पैसा बना लेंगे। ये धीरे धीरे जब आप मार्केट में रहेंगे तो आप धीरे धीरे लर्न करेंगे। और वैसे भी इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एक्चुअली पूरी मासेस, यानी जो लोग स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब मिल के बताते हैं कि ये जो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो सिर्फ ऐसे थियोरेटिकली निकाल लेना वो उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है कि हम उतने अच्छे से इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कैलकुलेट कर पाएँ। तो उस केस में जो है हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए उस बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं एक तरीके से थोड़ा बहुत टेक्नो फंडा कह सकते हैं कि टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स दोनों को मिला के जो है कंबाइन करके ख़रीदने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ऐसे केसेस में क्या रहती है, मैं जनरली एवरेज अप करता हूँ। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि मेरे हिसाब से एक फेयर वैल्यू है इस कंपनी की। लेकिन थोड़ा बहुत जो है मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल्स भी देख लेता हूँ, उतने ज़्यादा टेक्निकल्स तो नहीं, बस ये कि उसका जो ट्रेंड है मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपवर्ड्स होना चाहिए बिफोर आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे कि सीक्वेंट साइंटिफिक। अगर आपको याद होगा मैंने अपने पोर्टफोलियो अपडेट में बताया था कि सीक्वेंट साइंटिफिक को मैंने जो है सेल आउट कर दिया था। तो अब जो है उसका ट्रेंड कंटिन्यूसली नेगेटिव है। हालांकि अब जो है मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको याद होगा तो लगभग 150-160 के आसपास थी फॉर अ 15% कैगर रिटर्न। अब ऑलमोस्ट 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आ चुका है। पर मेरी स्ट्रैटेजी ये नहीं होगी कि मैं एकदम से जाके उसे बल्क में ख़रीद लूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं ट्रेंड रिवर्सल का वेट करता हूँ। मैं उसे गिरने दूंगा, चाहे वो 120 जाए, 110 जाए, 100 जाए, क्योंकि अभी सेंटिमेंट इतना ज़्यादा नेगेटिव है। और मैं क्या करता हूँ, जब वो ट्रेंड रिवर्स होता है, जब वो वापस ऊपर जाना शुरू करता है, तो ऑलरेडी वो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू के तो नीचे है, तो मुझे ऑलरेडी जो है मेरे कंफर्ट जोन में तो है ही। लेकिन जब जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो आपको जो है अपने आप पर सेल्फ डाउट नहीं आता, आप उसे अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कन्विक्शन लूज़ कर जाते हैं जब वो जो बेसिकली जो उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव जाती है, लॉसेस में होती है पोजीशन, और बहुत लंबे समय तक जब लॉसेस में रहती है तो वो अवॉइड करने के लिए, अब वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर आप पहले ही लॉस देख के जो है बेच देंगे तो आप कभी कुछ होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। बस वो थोड़ा सा जो है पेन कम करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एवरेज अपवर्ड्स करूं बजाय एवरेज डाउनवर्ड्स के। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको एक सेंस लग जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। वैल्यूएशन में भी समझाऊंगा कैसे। और वैल्यूएशन जो है कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है कि यही जो है इसकी वैल्यूएशन है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो आपको एक सेंस लग जाता है कि ये कंपनी जो है आपको ओवर वैल्यूड लग रही है या अंडर वैल्यूड लग रही है। अब काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपको लगेगा कि जो है इनके पास काफ़ी ज़्यादा एसेट्स हैं, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन आप उन्हें ख़रीदेंगे और सालों तक जो है वो जो वैल्यूएशन का गैप है वो फिल ही नहीं होगा। राइट, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो इसके साथ साथ सिर्फ वैल्यूएशन को जो है हम नहीं कंसिडर कर सकते। वैल्यूएशन प्लस नरेटिव या वैल्यूएशन प्लस जो ट्रिगर्स होते हैं उन्हें मिलाकर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक हमेशा आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो
जनरली जो इन्वेस्टमेंट है वो क्योंकि एक आर्ट है, तो ज़्यादातर लोगों को जो है नंबर से ज़्यादा स्टोरीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो जो जो स्टोरीज़ होती हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नरेटिव प्लस वैल्यूएशन, जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तब जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होती है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब मैं ख़रीदता हूँ तो पहले मैं नरेटिव देखता हूँ, पहले मैं स्टोरी देखता हूँ कि एक्चुअली में मैनेजमेंट कर क्या रही है, क्या फ्यूचर की डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। अब नरेटिव्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी कंपनी कोई बहुत अच्छा केपेक्स कर रही हो, मे बी कोई मर्जर डीमर्जर कोई स्पेशल सिचुएशन हो, मे बी जो है अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली हो। ये सब जो है कुछ की ट्रिगर्स हैं। मे बी मैनेजमेंट का चेंज हो रहा हो, या फिर नॉर्मली अगर देखें कि काफ़ी बार क्या है कि भाई आने वाले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, मैनेजमेंट की जो है ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है अपनी कॉन कॉल्स में, इस तरीके के कुछ कुछ ट्रिगर्स रहते हैं। तो जब ये सारे ट्रिगर्स, इनमें से कोई ट्रिगर्स फुलफ़िल हो रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है, और जब मैं वैल्यूएशन करता हूँ और वैल्यूएशन मुझे उसकी चीप नज़र आती है, तो एक जो है एक वो पोटेंट कह सकते हैं, या एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कॉम्बिनेशन बनता है जो कि इन्वेस्टमेंट लायक होता है। इसके उल्टा काफ़ी बार क्या होता है कि आपके पास नरेटिव नहीं होता। बहुत सी कंपनियां, मैं आपको गिनवा दूंगा, आईटीसी का ही एग्जांपल ले लीजिए। आईटीसी ने बहुत सालों तक कुछ नहीं करा, राइट, क्योंकि उसमें नरेटिव नहीं था, उसमें सिर्फ नंबर्स तो आपके थे, हमेशा से ही चीप थी वो, और चीप होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ, एफडीसी करके एक कंपनी है, फार्मा कंपनी है। अगर आप देखेंगे, बाकी अगर आप देखेंगे डेट फ्री कंपनी है, सब कुछ आपको ठीक लगेगा, मार्केट लीडर है। इलेक्ट्रॉल, अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉल जो है यूज़ किया हो, वो बनाती है वो, तो बाकी हर चीज़ आपको अच्छी नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं थी कंपनी इतनी ज़्यादा, कभी उतने ज़्यादा अच्छे डिस्क्लोजर्स नहीं थे, इन सब रीजंस की वजह से जो ट्रिगर्स, जो नरेटिव वाली चीज़ थी ना, वो मिसिंग थी। अब वहाँ पर मुझे धीरे धीरे वो वापस आती हुई नज़र आ रही है, तो वो एक अच्छा, नेक्स्ट वीडियो शायद मैं उसी पे बनाऊँ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा एक चीज़ और है, वो है अर्निंग सरप्राइज़। अर्निंग सरप्राइज़ का मतलब ये है, काफ़ी बार कंपनी के आपको नरेटिव बहुत अच्छे लगेंगे, नंबर्स भी ठीक लगेंगे, लेकिन क्या होता है कि अर्निंग सरप्राइज़ नहीं है। यानी कि मोस्ट ऑफ द, काफ़ी बार क्या होगा कि जो अर्निंग्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड हैं, और सबको पता है कि ये कंपनी 20% ग्रो करेगी। तो जब वो नंबर्स आएंगे तो आपको उसमें सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि वो नंबर्स ऑलरेडी सबको पता थे। तो अगर वो 20 के 18 रह गए तो स्टॉक गिर जाएगा, लेकिन अगर वो 20 के 20 आते हैं तो स्टॉक में कुछ भी जो है वो नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जनरली ऐसा ही होता है। तो जो आप जब किसी भी चीज़ को वैल्यू करें तो ये ज़रूर देखें कि उसमें जो अर्निंग है आपके हिसाब से, अगर वो ज़्यादा मतलब जो है आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जितना जो है बाकी मासेस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपके अर्निंग सरप्राइज़ के चांसेस रहते हैं। अब बात कर लेता हूँ एक और पॉइंट की, और वो है एक्सेल वैल्यूएशन। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि एक्सेल वैल्यूएशन इज़ द वर्स्ट थिंग, मतलब वो काम नहीं करता, बकवास है, क्योंकि एक्सेल में आप कुछ भी डाल के कोई भी नंबर पे वैल्यूएशन निकाल सकते हो। और मैं उससे अग्री करता हूँ कि आप एक्सेल में जो नंबर्स आप इंपुट कर रहे हैं, वो आप कुछ भी इंपुट करके किसी भी वैल्यूएशन पे, एक कंपनी को आप 100 पे वैल्यू भी कर सकते हैं, और 200 पे भी कर सकते हैं, और 300 पे भी कर सकते हैं। तो उस सेंस में उस तरीके की वैल्यूएशन का क्या पॉइंट रहा? तो आई थिंक ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से एक्सेल वैल्यूएशन बिल्कुल वर्क करती है, बस जो नंबर्स आप पुट कर रहे हैं वो आपको कंजर्वेटिव नंबर्स पुट करने हैं, और अननेसेसरी ओवर जो है ट्रेडिंग कह लीजिए, ओवर इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। कि अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन से पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं, कंफर्टेबल हैं, और आपको वो अंडर वैल्यूड लग रही है, रीजनेबल कंजर्वेटिव नंबर्स डालने के बाद तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। साल में जो है 4, 5, 6, 7 अपॉर्चुनिटीज़ अगर आएँ तो सफिशिएंट होती हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और उसके बावजूद भी, ये सब चीज़ें देखने के बावजूद भी, काफ़ी बार क्या होगा कि आप इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक फिर भी नहीं हिलेगा आने वाले कुछ सालों तक। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इन सब पूरी एक्सरसाइज के साथ साथ। तो अब बकवास तो बहुत कर ली, अब थोड़ी सी एक्चुअल नंबर्स की बात कर लेता हूँ कि मैं एक्चुअली कैसे जो है कंपनी को वैल्यू करता हूँ। तो बहुत से तरीके होते हैं कंपनी को वैल्यू करने के। पी रेशियो हो गया, उसके अलावा जो है डीसीएफ हो गया, उसके अलावा जो है काफ़ी लोग रिवर्स डीसीएफ करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, कुछ लोग प्राइस टू फ्री कैश फ्लो देखते हैं, कुछ लोग प्राइस टू सेल्स देखते हैं। तो एन नंबर्स ऑफ मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिकली सबको पता है, कोई भी जो है उसके बारे में नेट पे पढ़ सकता है। तो मैं पर्सनली बताता हूँ मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैं एक थोड़ा सा अपना मेथड यूज़ करता हूँ जो कि पी रेशियो है, लेकिन मैं करंट पी रेशियो को नहीं देखता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आने वाले 1-2 सालों में जो है फॉरवर्ड पी रेशियो देखते हैं।
यानी कि 2022 जैसे अगर 2021 चल रहा है तो 2023 की अर्निंग्स देख के बोलेंगे कि 2023 के हिसाब से जो है ये 15 के पीई पे है, तो FY23 FY24 जो है पीई निकालते हैं। तो मुझे वो भी जो है उतना ज़्यादा सही नहीं लगता। आइडियली मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो है मेरा कैगर रिटर्न, यानी मैं कितना कैगर रिटर्न कमा रहा हूँ। तो मैं जो वैल्यूएशन करता हूँ, मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं आने वाले 4 5 6 सालों तक की जो है फ्यूचर अर्निंग्स कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं उस हिसाब से जो है इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है या नहीं ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कितनी केपेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो है डेट कितना है, कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। बेसिकली आपने मेरी एक्सेल शीट देखी होगी, तो मैं थोड़ा बहुत ये सब अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं उस हिसाब से स्टॉक की प्राइस निकालने की कोशिश करता हूँ इन FY26-27 यानी आने वाले 6 7 सालों के बाद। और फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा 2021 में इतनी प्राइस है, 2026-27 में मुझे इतनी प्राइस नज़र आ रही है, तो मेरे कितना कैगर रिटर्न जो है मुझे नज़र आ रहा है। और अगर वो मेरा कैगर रिटर्न 15% के ऊपर होता है तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली सिग्नल। कैगर रिटर्न काफ़ी कंपनीज़ में मुझे ऐसा वैल्यूएशन सस्ती नज़र आती है, लेकिन नरेटिव्स जो है जब उसके अलाइंड होते हैं, नरेटिव्स अलाइंड होते हैं एंड स्टॉक का जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, ये तीनों चीज़ें मिला के तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और सो फार जो है मतलब टचवुड जो है रिटर्न्स वगैरह सब कुछ ठीक रहे हैं बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी। तो अब मैं जो है थोड़े से जो है उन नंबर्स को डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं और किस तरीके से जो है उसमें पुट करने हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है। वो नंबर्स तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स सही पुट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सही नंबर्स पुट करने के लिए आपको कंपनी को बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मेन नंबर्स हैं वो है सबसे पहले सेल ग्रोथ, उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने हैं, उसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी है, और टैक्स रेट कितना है। अगर आप ये 4 5 वेरिएबल्स ठीक से कैलकुलेट कर लें तो आप एक डिसेंट वैल्यूएशन जो है निकाल सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इतना ज़्यादा पिन पॉइंट, इतना ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी सस्ती है तो वो आप थोड़े नंबर्स इधर उधर भी करेंगे तो भी आपको सस्ती नज़र आएगी। तो काफ़ी बार लोग मुझे बोलते हैं कि आपने अर्निंग जो है 20 की जगह 21 डाल दी, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें। बट जब कोई कंपनी जो है ओवर वैल्यूड होती है तो वो नंबर्स डालते ही नज़र आ जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और अगर अंडर वैल्यूड होती है तो थोड़े बहुत नंबर्स आप ऊपर नीचे भी करें तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जहाँ से मल्टी बैगर्स बनते हैं वो होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक, फास्ट ग्रोथ और पी री रेटिंग। यानी कि आप रीजनेबल पी पे उसे खरीद रहे हैं, फास्ट ग्रोथ खरीद रहे हैं, और पी तो डबल एच बेसिकली डबल आपके जो है सिलेंडर हो जाते हैं, डबल इंजन हो जाता है कि पी की री रेटिंग भी हो रही है, साथ साथ अर्निंग ग्रोथ भी हो रही है। तो जो स्टॉक का प्राइस है वो समझ लीजिए पी री रेटिंग इंटू अर्निंग ग्रोथ से जो है बढ़ता है। अगर मान लीजिए पी जो है वो 20 से 40 हो जाए, राइट, तो 2 टाइम्स जो है आपको पी री रेटिंग से मिला, प्लस अगर अर्निंग्स भी डबल हो जाएं तो वो एक 4 बैगर हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 अर्निंग डबल EPS इंटू प्राइस इंटू अर्निंग, तो आपको स्टॉक का प्राइस नज़र आएगा, राइट। बिफोर मैं आगे बढ़ूँ मैं 1 2 बातों के बारे में और जो है डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो होता है टर्मिनल मल्टीपल। टर्मिनल मल्टीपल का मतलब ये है कि जब फाइनल अब आप कंक्लूड कर रहे हैं, जब आप आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं उसमें जो एंड मल्टीपल है वो कितना दे रहे हैं, यानी कि कितना जो है आप पी रेशियो रख रहे हैं। और टर्मिनल मल्टीपल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप टर्मिनल मल्टीपल गलत डालेंगे तो पूरी वैल्यूएशन गलत आएगी, और उसके लिए आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रखना चाहिए। तो अब इसमें 2 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल ट्रेंड और एक होता है सिक्लिकल ट्रेंड, राइट। तो स्ट्रक्चरल ट्रेंड जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक नेस्ले है, ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है कि हाँ भाई हर साल 10-15% से ग्रो करेगी। तो इस तरीके की स्टोरी को अगर मैं एक टर्मिनल मल्टीपल दूंगा 20 का, लेट्स से नेस्ले को, कि भाई 2026 में या 2028 में ये 20 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करेगी, तो वो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो आप जो भी वैल्यूएशन निकालेंगे वो गलत ही आएगा। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि ये जनरली लोग ये देखते हैं कि भाई उसके बाद ग्रोथ कितनी है, क्योंकि जितने अगर मान लीजिए आज से 10 सालों बाद भी वो 15% से ग्रो करेगा, तो जो आपका पी मल्टीपल है, अगर आप DCF समझते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा आपकी वैल्यूएशन में। तो आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस बिज़नेस को कितना पी आपको देना है एट द एंड ऑफ वॉट एवर पीरियड यू आर वैल्यूइंग इट फॉर। सिमिलरली अगर कोई सिक्लिकल ट्रेंड है तो वो सिर्फ 2-3 साल की स्टोरी है। सबको पता है कि भाई उसको बहुत जल्दी जो है उसकी डाउनग्रेड हो जाएगी अर्निंग्स, तो उसमें अगर आप करंट अर्निंग्स पे जो है वैल्यूएशन निकालेंगे तो वो बिल्कुल ही गलत आएगा।
तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई ये सिक्लिकल है, उसमें इनफैक्ट पी रेशियो चलता ही नहीं है। तो मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि सिक्लिकल स्टोरीज़ में जो है पी रेशियो देखिए, उसमें आप प्राइस टू सेल्स देखिए, प्राइस टू बुक देखिए, बाकी रेशियोज़ देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मार्जिन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर किसी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन्स हैं, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी में हैं, तो वो आपकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। क्योंकि जो आपके फाइनल ईपीएस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, कि क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, वो जब आप वैल्यूएशन शीट में डालेंगे आपको तभी समझ में आएगा। तो काफ़ी बार आप देखेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं और आप वो जो है 20% से ग्रो कर रही है और आपको लग रहा है कि भाई 60 का पी इज़ एक्सपेंसिव, राइट। इट माइट एक्चुअली बी चीप, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आपको ऑप्टिकली पी एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन जब आप उस शीट में डालेंगे, राइट, जब आप उसे 20% से ग्रो कराएंगे आने वाले 5-6 सालों तक, तो वो जो पी है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चीप नज़र आएगा। अगर आप मार्जिन्स को इंक्रीज़ कराएंगे तो ईपीएस आपको बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी, आपको जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत चीप नज़र आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि टेलविंड्स हैं सेक्टर में या हेडविंड हैं। हेडविंड वाले सेक्टर को कभी भी हाई पी नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, क्या वो एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी में होंगे फ्यूचर में या डिक्रीजिंग, क्योंकि अब एक CDSL है या फिर मान लीजिए IEX है जो कि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, वो अगर रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगी। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि बिज़नेस किस तरीके का है, सिर्फ नंबर्स भरने से काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए भाई सेल अगर एक IEX की जो है 100 से 200 जा रही है तो उसके मार्जिन्स 50 से 80 चले जाएंगे, 80% तक चले जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेंगी। इस तरीके के बिजनेस में खर्चे नहीं बढ़ते हैं, अर्निंग्स बढ़ती हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं, तो सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो जाता है। तो बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा अगर आप हिस्टोरिक पी, काफ़ी लोग क्या करते हैं हिस्टोरिक पी को देखते हैं और उस हिसाब से जो है कंपनी को वैल्यू करते हैं कि हिस्टोरिकली 10 के पी पे ट्रेड कर रही थी, अभी 15 है तो एक्सपेंसिव है, हिस्टोरिकली 20 पे ट्रेड कर रही थी, अभी 15 है तो सस्ती है। ऐसा नहीं करिए। ऐसा इसलिए नहीं करिए क्योंकि कंपनी एक स्टोरी है, कंपनी एक बिज़नेस है। उसके पीछे आप समझिए कि काफ़ी बार क्या होता है कि वो 15 से 20 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो उसका रीज़न है क्योंकि अब आपको फ्यूचर में जो है ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक बेटर है पास से, इसलिए पी अपग्रेड हुआ है। हो सकता है वो 20 पे भी चीप हो, 25 पे भी चीप हो। काफ़ी बार क्या है पी डाउनग्रेड हो जाए तो काफ़ी बार वो सस्ता होने के बाद भी जो है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि कंपनी का आउटलुक ख़राब हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ें सोच के, समझ के, देख के आप जो है इस एक्सेल शीट में डालिए। अब फाइनली थोड़ी मैंने बात कर ली, तो अब इस एक्सेल शीट के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। तो अब बात कर लेता हूँ इस एक्सेल शीट की, जिसमें मैं जनरली कंपनीज़ को वैल्यू करता हूँ। तो इसमें बेसिकली ये 6-7 फील्ड मेन हैं। सेल ग्रोथ कितनी है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, नेट प्रॉफिट, पी रेशियो, मार्केट कैप और शेयर प्राइस। तो बेसिकली सिंपल भाषा में सेल ग्रोथ मैं एस्टिमेट करता हूँ बेस्ड ऑन द जो भी उसकी अर्निंग्स हैं उस हिसाब से कंपनी कैसा जो है गाइडेंस दे रही है, कंपनी एक्चुअली में कैसा ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ कर रही है। तो 2026 तक एस्टिमेट करता हूँ। ऑपरेटिंग मार्जिन सिमिलरली डालने की कोशिश करता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, अदर इनकम जो भी हिस्टोरिक अदर इनकम है उस हिसाब से, इंटरेस्ट क्रॉस जो भी इंटरेस्ट अगर कंपनी लोन ले रही है फ्यूचर में, कुछ केपेक्स प्लान्स हैं तो कितने लोन की कितने उसकी ज़रूरत पड़ेगी डेट की, और उसको लगभग 12% के आसपास मैं देखता हूँ कि 12% जो है इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, तो उस हिसाब से कितनी इंटरेस्ट आ रहा है। डेप्रीसिएशन डिपेंडिंग ऑन द केपेक्स प्लान्स। कंपनी काफ़ी बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं जो ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केपेक्स करना पड़ता है, काफ़ी बार नहीं करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितनी डेप्रीसिएशन की ज़रूरत है और कितनी गाइडेड ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, टैक्स रेट जो भी हिस्टोरिक टैक्स रेट है उस हिसाब से। पी रेशियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की कंपनी है, क्या वो हेडविंड में है, क्या वो टेलविंड में है, वो इंडस्ट्री, इन सब फैक्टर्स को देख के जो है पी रेशियो एस्टिमेट करता हूँ, जो मैंने पहले फैक्टर्स बताए। मार्केट कैप सिंपल है, नेट प्रॉफिट इंटू पी से मार्केट कैप निकल जाती है। शेयर प्राइस जो है अगर आप उसे नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। इक्विटी डाइल्यूशन है तो उसको जो है चेंज कर देता हूँ कि 2026 में कितनी जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे, तो उस हिसाब से शेयर प्राइस निकल आती है इन 2026। और करंट प्राइस जितनी भी है वो गूगल फाइनेंस से आ जाती है, तो उस हिसाब से जब आप कैगर रिटर्न देखते हैं वो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है इस फील्ड में कि एक्चुअली में कितना कैगर रिटर्न एक्सपेक्टेड है। वो अगर 15% के ऊपर होता है तो वो एक अच्छे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं उसे देखता हूँ। अगर बाकी जो मैंने चीज़ें बताई, जो नरेटिव है वो भी पॉजिटिव है, और साथ साथ जो कंपनी जो हेडविंड कंपनी जो है वो टेलविंड में है।
ये जो शीट है, ये जो टेबल है, इसमें बेसिकली ये दिखाता हूँ कि कितने परसेंट कैगर रिटर्न के लिए कितने पे जो है स्टॉक को ख़रीदना चाहिए। तो सिंपल भाषा में ये थी जो है एक्सेल शीट। इसको जो है मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में डालता हूँ, इस वीडियो में भी डाल दूँगा। आप चाहें तो इसे चेंज करके अपनी कंपनीज़ को वैल्यू कर सकते हैं। इसमें आप फाइल पे जाके अगर मेक अ कॉपी करेंगे तो ये जो है आपके लिए अपनी कॉपी बना देगा और आप उस कॉपी को एडिट कर सकते हैं। ये कॉपी मेरी कॉपी है, इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको आज थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस के बारे में जो है सीखने को मिला होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझ आया होगा कि कैसे कंपनी को वैल्यू किया जाता है, किन फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखा जाता है। इसी तरीके की वीडियोज़ अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तिजोरी फाइनेंस पे अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो लॉजिक 15 ये कोड डाल के जो है 15% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।